हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? मुझे एक बार सभी कंफर्म करिएगा, ऑडियो वीडियो आप सभी के क्लियर है। फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग किया जाए। चल, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सुमेलित करने का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। ठीक है, सुमेलित करना है बेसिकली। यहाँ पे भौतिक राशियां दी गई हैं, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, क्वांटिटीज दी गई हैं और यहाँ पे उनकी यूनिट्स दी गई हैं। यहाँ पे क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। त्वरण, जिसे हम एसिलरेशन के नाम से कहते हैं, इसे हम एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, बल, जिसे हम फोर्स के नाम से जानते हैं। कार्य, जिसे हम वर्क के नाम से जानते हैं। आवेग, अब देखो, अब दो चीजें सर, आवेग और संवेग। आवेग और संवेग, ये दो चीजें आपकी होती है। ठीक है, संवेग अगर आप बोलेंगे तो क्या कहोगे, और आवेग अगर है तो क्या होगा? अब जैसे इसमें बहुत से बच्चों को गड़बड़ी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं कैसे। देखो, अगर हम बोले कि सर ये बताओ एसिलरेशन, हमें पता है एसिलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ये? ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हम ये मिला लिए सीधे ए का चौथा, ए का चौथा। चलो, फोर्स सभी को पता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बी का तीसरा। ठीक है, वर्क जूल होता है, मतलब सर ये वर्क क्या होता है, जूल होता है, मतलब सी का पहला। अब डी का दूसरा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड किसकी होती है ये आपसे पूछा गया है। मतलब अब चीजों को समझिएगा। आवेग मतलब इम्पल्स। ठीक है, आवेग, संवेग माने मोमेंटम, मोमेंटम होता है संवेग माने, यहां आवेग इम्पल्स की बात हो रही है। ठीक है, मतलब आपका F इंटू डेल्टा टी, तो क्या होता है, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, इसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भैया मेरे क्या हो गया, डी का दूसरा, ऑप्शन नंबर 4 3 1 2, 4 3 1 और 2। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो बताइएगा भाई। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, आवेग इम्पल्स। आइए, सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। बहुत बार मैंने समझाया है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जैक्ट देखें, देखो अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तब तो यहां पे 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो आपको पेपर में ऑप्शन मिलता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री सेल्सियस और ये हमारी होती है बॉडी टेम्परेचर। एकदम एग्जैक्ट अगर बोलेगा तो आप ये लगाएंगे, या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस आप ये लगाएंगे। ये एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर हमारा ये माना जाता है। कुछ फॉर्मूले हैं, T/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ये आपका फॉर्मूला है, जो आपसे पूछे आप ये इस पे बता सकते हैं। जो भी आपको वैल्यू निकालना है आप इस पर रख के उसका आंसर बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा बता दूं, 98.4 डिग्री सेल्सियस रहता, बच्चे क्या करते हैं फटाक से इसको लगा देते हैं। तो यही आपको ध्यान देना, फॉरेन हाइट है या सेल्सियस है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए सुमेल कीजिए भाई, सुमेलित कीजिए इसको। जूल, एम्पियर, वॉट,
ठीक है, बताइए क्या होगा, जूल, एम्पियर, वॉट या क्या होगा? चलिए बताइए, बताओ भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी या धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर या उष्मा, इनको मैच करना है आपको। ठीक है, इनको आपको मैच करना है कि कौन सा क्या होगा। आइए देखो, जूल की बात हम करते हैं जब भी, ठीक है, जब भी हम जूल की बात करते हैं तो किसका, ये हम कार्य से इसको लेके जाते हैं। अब कहोगे सर जूल कार्य था, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जो वर्क और एनर्जी जब भी हम बात करेंगे तो इसके लिए हम जूल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ए का हो गया तीसरा, चलो ठीक है। एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट जब भी बात आती है तो धारा से संबंधित हो गया, तो बी का पहला। वॉट की बात आती है तो वॉट, याद रखिए, वॉट माने पावर, जिसे हम सामर्थ्य कहते हैं, वॉट कहते हो ना, पावर, P इज इक्वल टू W/T, तो पावर जो सामर्थ्य होता है, ठीक है, वॉट। आइए, तो सी का दूसरा। वोल्ट आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, तो क्या हो गया सर, डी का चौथा। और कैलोरी, कैलोरी आपको पता है उष्मा जो हीट होती है, तो आप कैलोरी में उसका मापन करते हो, तो ई का पांचवा, ई का पांचवा, मतलब 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई समस्या बताइए। ठीक है, बढ़े आगे, आइए। वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वॉशिंग मशीन बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कभी आप ब्लड का सैंपल जब देने जाते हो लेबोरेटरी में, लैब में, तो वो क्या करता है, आप जो ब्लड दे देते हैं तो उस ब्लड को वो ट्यूब में रख के घुमाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड नीचे बैठ जाता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मथनी मथते हो कपड़े, जैसे मान लो कपड़े धुल लो, ठीक है, कपड़े धुल लो तो क्या हो रहा है, जो आपकी गंदगी है वो कपड़े से क्या हो रही है, निकल के क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, बाहर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ लग रहा है सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है भैया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा गया जो सेंटर से बाहर, देखो गंदगी क्या बाहर निकलती है, मथनी से मथते हो, मक्खन क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो भैया ये जैसे मान लो आपकी वॉशिंग मशीन हो गई या मथनी हो गई जो मक्खन निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है, जो मक्खन निकालने के लिए यूज होती है, इन सब में एक ही सिद्धांत काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल, और जिसे हम अपकेंद्रकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपकेंद्रण के नाम से इसे हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए, हाँ ये बताइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। उपकरण और उसके मापन की गई राशि, इससे फायदा क्या होता है ना, आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। इससे बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ये आपके लिए एक फायदेमंद होती है चीजें। ठीक है, आइए एमीटर की बात करते हैं। अभी हमने देखा एमीटर क्या कर रहा था, धारा को माप रहा था, तो ए का तीसरा। ठीक है, हाइग्रोमीटर, समझो, हाइग्रो मैंने बोला 2 चीज होती है, हाइग्रो होता है एक, एक हाइड्रो होता है। ठीक है, जब ये डी होगा तो ये डेंसिटी मापेगा, जब डी होगा तो ये रिलेटिव डेंसिटी मापता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। जब हाइग्रो होगा तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी मापेगा, ह्यूमिडिटी मापेगा, आर्द्रता जिसे कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता जिसे कहते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष आर्द्रता मतलब बी का चौथा। क्लियर। स्प्रिंग तुला, जाहिर सी बात है, ये भार को मापेगा। स्प्रिंग क्या करता है, जो भार को ही मापता है। ठीक है, सी का दूसरा। और जो बैरोमीटर दाब को मापेगा। अच्छा एक चीज और, बैरोमीटर, क्वेश्चन ध्यान देंगे,
वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो हम लोग को पता है। अभी एक चीज नहीं पता होगी, क्योंकि जो मैनोमीटर होता है ये क्या करता है, ये गैसीय दाब मापता है। इसलिए मैं आपको बता दिया कि यहां से एक पॉइंट भी आएगा तो आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, गैसीय दाब को मापता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया तरीके से एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, वेक्टर नहीं है। देखो, एक होते हैं स्केलर जिसे हम कहते हैं अदिश, एक होते हैं वेक्टर जिसे कहते हैं सदिश। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनमें डायरेक्शन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। अब कहोगे सर डायरेक्शन नहीं होता है, क्वेश्चन समझने लायक है कि सर डायरेक्शन नहीं होता है। आओ दो चीज समझो ऐसे, चलो, दिशा इसे डायरेक्शन कहते हो, और परिमाण, ये दो क्वांटिटियां होती हैं। दिशा और परिमाण ये दो क्वांटिटियां देखने को हमेशा मिलती हैं। ठीक है, इसमें क्या, और इसमें भी देखो वही मिलेंगी। पहले समझिएगा, दिशा और परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इसमें डायरेक्शन कोई नहीं होगा। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं, मतलब इसे परिमाण कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी की बात होगी उसमें दिशा नहीं होगा। आइए समझते हैं। विस्थापन में दिशा होगा तभी विस्थापन होगा, बिल्कुल। ये आपका स्केलर है तो ये काट दो, सॉरी ये आपका वेक्टर है, काट दो, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वेक्टर है, तो काट दो। वेग वेक्टर होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, बल बिल्कुल ये भी वेक्टर होता है। बल क्या है सर, वेक्टर होता है। स्केल जो आयतन होता है वो क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, प्रेशर क्या होता है, F/A। पूछा था कि सर ये प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है? याद रखिएगा, ये स्केलर होती है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी मत करिएगा, प्रेशर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये याद रखिएगा। इसमें ये मत जोड़ लेना कि फोर्स लिखा है तो वेक्टर मान लो, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आइए, मानव शरीर का भार होता है, आइए मान लो ये आपकी पृथ्वी है, हमें यहाँ पे क्या पॉइंट देखना वो समझिएगा। ये हमारा भाई जाहिर सी बात है, पृथ्वी हमारी कैसी, थोड़ी चपटी है, चपटी है, तो ये बड़ा आर मतलब रेडियस ज्यादा होता है, और ये छोटा आर है मतलब रेडियस यहाँ पे कम है। फॉर्मूला क्या होता है, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आप देख रहे हो, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, जब जी की वैल्यू कम होगी तो वेट क्या होगा, क्योंकि W = mg होता है। यहाँ पे अगर जी की वैल्यू कम होगी तो वेट अपने आप कम होगा। मानते हो भाई? अगर फिजिक्स में ये तो बेसिक पढ़ा होगा आपने कि अगर जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है। अब ये कैसे आता है, ये उसी फॉर्मूले से आता है जब आप पढ़ते हो F = Gm/m/r²। F = mg होता है, तो Gm/m, तो ये कट जाता है, ये तो बचता क्या है, G बराबर Gm/r²। तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया कि G प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब जब हम बड़ा रेडियस ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, जब बड़ा रेडियस ले तो जी की वैल्यू घट जा रही है, मतलब भार क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जब हम छोटा आर ले रहे हैं, जी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब भार
ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये जो आर है और ये आर है, तो हमारा पूछा गया है कि कहाँ पे भार अधिकतम होगा, बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ क्या होगा, आर हमारा छोटा होगा, आर जैसे ही हमारा छोटा होगा जी की वैल्यू बड़ी होगी, और जी की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है जी बड़ा तो डब्लू बड़ा, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये एकदम रट सकते हो तो रट लो, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे एक्सप्लेन इसका होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सुमेलित करिए। आज आपको सुमेलित से फायदा ये होगा कि आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। सुमेलित, देखो सुमेलित एक तरह से होता भी बड़ा आसान। अगर आपने एक पॉइंट पकड़ लिया तो काम हो जाएगा। कभी कभी पेपर को घुमाने के लिए 3-3 पॉइंट तक फंसा देता है, लेकिन ये बड़ा सही होता है कि फंसाने वाले एकदम क्वेश्चन ये होते हैं, और लेकिन इजी नंबर दिलाने वाले भी यही क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। ठीक है, आइए, पूछा गया आपसे कौन सा सुमेलित क्रम में है। ठीक है, आइए, रेडियम सभी जानते हो, मैडम क्यूरी ए का दूसरा, पेनिसिलिन एडवर्ड जेनर, क्या सही है क्या? अरे नहीं भैया, पेनिसिलिन की बात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, क्योंकि आपको पता है जो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, किससे? तो याद रखिएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सरे रॉन्स्टन, रॉन्स्टन का मतलब पहले भी ये लिख लो, बी का पहला और सी का चौथा, तो डी का क्या हो गया, सीधे सीधे चेचक एडवर्ड जेनर, क्योंकि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है इन्हें, टीकाकरण के जनक लिख लो, टीकाकरण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, टीकाकरण के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है एडवर्ड जेनर को। तो आप यहाँ आंसर लिख लीजिए सर, ये चेचक, ये तीसरा नंबर, 2143, 2143 याद रखिएगा, 2143। क्लियर? आइए, पृथ्वी का पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी, इसे कहते हैं एस्केप, बताइए, इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, मेरी बात समझना, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिससे जिससे कोई भी जो आपका कोई भी सेटेलाइट कह लो या कुछ भी है, ठीक है, वो वैसे से मान लो सेटेलाइट ही ले लेते हैं, कोई एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो चारों तरफ घूमता होगा, तो उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का, या कोई भी, मैं कह रहा हूँ भैया अगर पृथ्वी के चारों तरफ कोई घूम रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा जिस वेलोसिटी से पृथ्वी घूम रही होगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब कोई ऐसी वेलोसिटी आ जाए, मान लो कोई ऐसा वेग आ जाए जो इसको, इससे ज्यादा होकर क्या करे, इससे बाहर निकलकर पार हो जाए, तो ये क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। जाहिर सी बात है, पलायन वेग हमेशा ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसीलिए एक पॉइंट भी आता है, एस्केप वेलोसिटी इज ऑलवेज √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी हमेशा √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 मतलब 1.141 ज्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या चीज सर? ये आपका पलायन वेग, तो 11 यहाँ पॉइंट लगा लेना, या थोड़ी सी इन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होती है। अब आपको अगर निकालना चाहे तो सीधे आप इसी में क्या करना, 11.2 से डिवाइड कर लेना, किसको, √2 को, आंसर आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि इस ग्रह का इतना ये है, एस्केप वेलोसिटी है, तो ये बताइए उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती हैं ऐसा क्यों होता है? चलो देखो, मान लो ये पानी है, पानी की सतह पे जब मच्छर बैठता है, पानी की सतह पे जब मच्छर बैठता है, पानी की सतह जब मच्छर बैठता है तो आप क्या करते हो,
मिट्टी क्या तेल का छिड़काव करते हो, मिट्टी तेल का छिड़काव करते हो। अब इससे क्या होता है, मिट्टी के तेल के छिड़काव से मच्छर डूब जाते हैं। क्यों? जो टेंशन बना हुआ था, अब टेंशन ढीला हो गया तो डूब गए मच्छर। तो ये भी किसका उदाहरण है, ये सरफेस टेंशन का उदाहरण है, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, इसे पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, इसे हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं बेसिकली। ठीक है, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, नहीं। हवा में प्रतिरोध, नहीं। जल में पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है बिल्कुल। तो सर ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखो, जल में पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि पानी हमेशा चाहता है अपने कम से कम हम शेप में रहें, या आप भी चाहते होंगे कि हमें कम से कम तनाव रहे। तो जो लिक्विड्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम कम से कम तनाव में हमेशा रहें। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। इसका कुछ उदाहरण, गर्म सूप अच्छा लगता है। क्यों भाई गर्म सूप अच्छा लगता है? अब इसका कारण क्या है, तो आप याद रखिएगा सरफेस टेंशन ही है। डिटर्जेंट के बाद कपड़े जल्दी से भीग जाते हैं, क्या होता है, सरफेस टेंशन ही होता है। ठीक है, डिटर्जेंट का कपड़े का सोखना, एब्जॉर्ब करना क्या होता है, सरफेस टेंशन ही होता है। ये कुछ उदाहरण है जो आपको लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, बताइए। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, बताइए। मतलब इसमें सिर्फ केशिकत्व नहीं हो रहा है, इसमें और भी कारण इसके आपके देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ केशिकत्व नहीं हो रहा है, और भी कारण इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं, बताइए। तो याद रखिएगा, स्याही का सोखना केशिकत्व है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व है। ठीक है, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना ये भी केशिकत्व है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर समूह की ओर बढ़ना, देखो इसमें कई चीजें आती है। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों, इसमें देखो सब आएगा, इसमें कैपिलरी भी आएगा, आपका ऑस्मोसिस भी आ जाता है, इसमें कोहेशन भी आता है, ससंजक बल भी आपको देखने को मिलता है। जैसे लास्ट वाला देखो, मैंने इसको आपको समझाया भी है। जब यहाँ से पानी जब जड़ों से जाते हैं तो ये होते हैं आपके किसके कारण, ऑस्मोसिस के कारण। जैसे ये ऊपर जाते हैं ये होते हैं कैपिलरी के कारण, किसके कारण, कैपिलरी के कारण देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया आगे। लोहे का एक गोला पारद माने मरकरी होता है, मरकरी पर तैरता है, मतलब बोला जा रहा है जो लोहा होता है वो इस मरकरी पर, पारद पर तैर रहा है। ठीक है, किंतु पानी में डूब जाता है, यही लोहा क्या होता है, पानी में डूब जा रहा है। मतलब ये डूब जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर मतलब डूब नहीं रहा है, मेरी बात को समझिएगा। तो इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि इस केस में जब पानी में नहीं डूब रहा है, इसमें पानी में डूब जा रहा है। ठीक है, जब इसे पानी में डूब जा रहा है, उसे पानी में नहीं डूब रहा है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो कॉन्सेप्ट पहले समझिए। लोहा अगर मरकरी में नहीं डूब रहा, मतलब लोहे की डेंसिटी क्या है, कम है, और पानी मरकरी की क्या है, मतलब मरकरी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पानी में डूब जा रहा है, मतलब लोहे की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा लग रही है, और पानी की डेंसिटी क्या है, वो कम लग रही है। तो अब यहां से सीधे आप आंसर पे आइए, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन पे आइए। लोहे का सापेक्षिक घनत्व पारद के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, लोहे का सापेक्षिक घनत्व पारद के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है कि कम होता है, लोहे का कम है। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो यहाँ पे ए सही है कि परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ऐसे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आइए
पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्न ताप पर होता है। पानी की बात पूछी जा रही है आपसे, ध्यान दीजिएगा। पानी का केस एकदम उल्टा है। जैसे कभी भी आप अगर जीरो से किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बाकी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझो। होता क्या है, इसमें आयतन, आपका आयतन ये क्या होगा, बढ़ेगा, और घनत्व क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये बाकी की बात हो रही है, सभी की, मतलब बाकी की, बाकी मतलब रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। लेकिन जैसे बाकी की, अगर पानी की बात करें, 0 से 4 डिग्री की बेसिकली ले, और हम यहां भी 0 से 4 ले लें, क्योंकि 0 से टेम्परेचर बढ़ा दिया। पानी के केस में ऐसे ही पूछा जाता है। तो इस ऐसे केस में आयतन क्या होगा, कम होने लगता है, लेकिन घनत्व क्या होता है, पार्टिकल्स पास आने लगते हैं, घनत्व बढ़ जाता है। तो पूछा गया पानी का सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित, मतलब सापेक्षिक घनत्व सर्वाधिक पूछा गया ना। तो घनत्व सर्वाधिक कितना, 0 से 4 के तरफ, मतलब कितने, 4 डिग्री से। 4 डिग्री पे लिख लो, बेसिकली पे से की जगह पे लिख लो, 4 डिग्री पे। समझ रहे हो क्वेश्चन। पानी का एकदम उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पानी का उल्टा, पानी का उल्टा होता है, बस ये याद रख लीजिएगा, बाकी कभी जीवन में गलत नहीं करोगे। ये क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती हो तो कुछ ऊपर उठ जाती है। मान लो ये नदी है और ये है आपका सागर, ये है आपकी जहाज, मान लो। तो आपको पहले यहीं पे कॉन्सेप्ट सिखा दूं मैं। इसमें डेंसिटी हमेशा कम होगी और इसकी डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जहाज क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जहाज ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, बिल्कुल ये तो सही है। सागर के जल का जो घनत्व होता है, ये ओशन जो है हमारा, या इसे सी लिख लो, ठीक है, और ये रिवर लिख लो। सागर के जल का जो घनत्व होता है वो आपके नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। तो सीधे सीधे ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरह के लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा लो, इधर उधर दाएं बाएं, आप सही करके ही आओगे, अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, आइए। दृश्य प्रकाश का, ठीक है, बताइए, वैर्धमान प्रकाश होता है। आप कहोगे सर ये क्या होता है, दैर्ध्यमान प्रकाश। आप कहोगे सर ये क्या होता है। देखो, जैसे आपने देखा होगा, जो हम दृश्य प्रकाश देखते हैं वो कितने पे हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हम दृश्य प्रकाश विजिबल, बेसिकली हम ये मानते थे तो 400 से 800 नैनोमीटर मानते थे कि सर इसी में होते हैं विजिबल, याद है। तो अप्रॉक्स क्या है, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच, यही याद रखिएगा। अब इसके लिए एक और तरीका बताए थे हम, रामिन विजुअल एक्स गैमा। विजुअल यहां पे आ रहा है, बाकी इधर आपके सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इधर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो विजुअल का कितना होता है, 390 से 780 नैनोमीटर। यहां से क्वेश्चन आता है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, आइए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश के जो विकिरण होते हैं उनकी प्रकृति देखो, आपको पता लाइट के बारे में दो बातें बोली जाती है, पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर आपके काम करेगा पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में,
डाइफ्रैक्शन में, इन सब में आपका पार्टिकल नेचर, सॉरी, इन सब में आपका वेव नेचर काम करेगा। पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में, डाइफ्रैक्शन में, ठीक है, इन सब में आपका क्या काम करेगा, वेव नेचर काम करता है। ठीक है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है, ठीक है, क्वांटम इफेक्ट की बात होती है, तो उसमें क्या करता है, पार्टिकल नेचर, जो कण प्रकृति होती है, ठीक है, जो कण प्रकृति, और ये तरंग प्रकृति होती है, तो दोनों काम करते हैं। तो मतलब सर तरंग और कण, तरंग दोनों के समान, कैसा, करण और तंग, अब सॉरी, तंग और करण दोनों के समान ये काम करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब यह मरीजों के पेट के अंदर जो परीक्षण किया जाता है, डॉक्टर एंडोस्कोपी करता है। एंडोस्कोपी क्या होता है, ये वही प्रक्रिया पे काम करता है। फूटे कांच का चमकना, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, फूटे कांच का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल जियो एयरटेल ये सब यूज करते हो आप। दूसरा माइरेज, मरीचिका जिसे कहते हैं, मृग मरीचिका, ठीक है, ये सब इसी पे काम करता है। और साथ ही साथ एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी ये भी इसी पे कार्य करता है। तो प्रकाश का परावर्तन सर ये होता है क्या, टोटल, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, सकल माने टोटल, संपूर्ण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। दृष्टि पटल, रेटिना पर जो चित्र बनते हैं या बिंब बनते हैं, या चित्र लिख लो यहाँ पे, ठीक है, वो बनता है, वो कैसा, वस्तु के बराबर होता है, नहीं, वस्तु से छोटा और सीधा होता है, नहीं, छोटा और उल्टा होता है, हाँ ये सही है, ये सही है। याद रखिएगा इमेज कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनता है। याद रखिए कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनता है। और आपका जो आपके ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, ये ऑप्टिकल नर्व्स कैसा करते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स इसे सीधा महसूस कराते हैं, ठीक है, सीधा दिखाते हैं, सीधा दिखाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ये पूछा जाता है तो मैं कैसे, आंख में सीधा कैसे दिखता है, वो इसी तरह सीधा दिखता है, ठीक है। आइए, प्रकाश का जो रंग होता है निर्धारित होता है किससे, आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सर 390 से 780 जो लिखा था ये क्या था, नैनोमीटर, ये वेवलेंथ थी। तो किससे, तरंग दैर्ध्य से आपका ये पता चलता है, तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, मान लो अगर ये है एक लाइन आपकी, क्रेस्ट और ट्रोफ, जो ये दोनों बीच की दूरी होती है, इसी को कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी आता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। जब स्पीड ऑफ वेव दी हो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये कुछ निकालना हो, तो आप इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये से पूछा जाता है बेसिकली, जैसे कभी वेव आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया, स्पीड ऑफ वेव दे दिया, ठीक है, तो आपको ये दे दिया जाता है भैया वेवलेंथ कितनी होगी, तो ये बताइए, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट से संबंधित इसका आता है, स्पीड ऑफ साउंड से संबंधित आता है, ठीक है। आप बेसिकली स्पीड ऑफ, क्योंकि ये साउंड के केस से निकाल लो तो, लाइट के केस से निकालो तो यहाँ पे सी आपको पता रहेगा, ठीक है, वो ऑप्शन में वैसे बेसिकली दे के आएगा, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा आप यूज़ कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, जल में वायु का बुलबुला कैसा शेप होता है, शेप होता है उसका कॉन्वेक्स,
लेकिन व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। कैसा? अवतल लेंस जैसा। कैसा? कॉनकेव लेंस जैसा वो व्यवहार करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा काम करता है? अवतल लेंस जैसा ये व्यवहार करता है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत? चल, सूची एक और सूची दो को सुमेलित करिए। ठीक है। अफीम, छाल, हींग, ये मतलब ये सब किससे प्राप्त होते हैं? एक सबसे बेसिक मैंने आपको बता रखा है, क्विनेन, सिनकोना की छाल से। तो डी का पहला ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अफीम फल से प्राप्त होता है, मतलब ए का तीसरा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए का तीसरा, देखो ये मिल गया। चलो बाकी भी देखते हैं। हींग आपको पता है जड़ से प्राप्त होती है, तो बी का दूसरा, बी का दूसरा ऑप्शन नंबर ए आपका, बी आपका सही हो गया। रबड़ तने से प्राप्त किया जाता है। देखा होगा, रबड़ को तने में ऐसे लगाते हो तो रबड़ धीरे 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 लेटेक्स निकलता है। लेटेक्स से फिर आप रबड़ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? बढ़िया, आगे आइए। अच्छा, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानियों में से एक ही होगा? अच्छा, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने पे बराबर हो जाएंगे? तो आइए एक फॉर्मूला हमने बताया तो उस पर रख के देखेंगे। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। मतलब अगर मान लो यहाँ पे -40 रखते हैं बटे 5, ये हो गया LHS। और यहाँ पे -40 अगर रखे F की वैल्यू, ये RHS कितना आ जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -8 हो जाएगा। कहाँ हो गया? -40 हो गया। -40 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों आपके बराबर होंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है। मिट्टी के घड़े में निम्न किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये सेम वही प्रक्रिया होती है जब आप हाथ पे स्प्रिट लेते हो और आपको ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके हाथ पे जब जैसे स्प्रिट लेते हो, जो यह हीट होती है, वो हीट अगल बगल की सारी गर्मी को लेके क्या होती है? वाष्पित हो जाती है। ठीक है, इवापोरेट हो जाती है। तो आपका हाथ क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। सेम वही मटका होता है। मटके में आप कभी देखना, मटके में जब भी आपका जो जल होता है, वो देखोगे बाहर की तरफ देखो, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वहां क्या होते हैं? जल आपके हैं। ठीक है, जैसे हीट आएगा तो आसपास की गर्मी के साथ वो वाष्पित हो जाएगा और पूरा क्या होगा? पूरा एरिया वो ठंडा कर देगा। तो किसका? सर ये वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, वाष्पीकरण के द्वारा, जिसे हम इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, इवापोरेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर? ऊर्ध्वपातन तो आपको पता है, इसका उदाहरण याद रख लो, कपूर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, और आप नेप्थलीन की गोली, नेप्थलीन जो झिंगुर वाली गोली यूज करते हो वो, ये उसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब, प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब, याद रखिएगा, मरकरी के साथ, मरकरी तो भरा ही जाता है, साथ ही साथ इसमें नियॉन, आर्गन, ये भी भरा जाता है। ठीक है, नियॉन, आर्गन वेपर्स भी डाल दिए जाते हैं। तो अगर हम जो बल्ब, फ्लोरेसेंट बल्ब की बात करें, तो मरकरी और नियॉन, ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं। फ्यूज, भाई थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, बट कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? पहली बात तो जो फ्यूज वायर होता है वो बनता किसका है? तो आपको पता है लेड का बनता है और टीन का बनता है। इसे कहते हैं लेड और इसे कहते हैं टीन। अब याद रखिएगा, फ्यूज वायर की जब भी बात होती है तो फ्यूज वायर क्या होता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़े वो टूट जाए, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक क्या होता है? या उसका जो बेसिकली याद रखना, जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा होता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसका कम होता है।
ठीक है, तो ये थे आज के आपके प्रश्न। मजा आए होंगे, 25 प्रश्न, बढ़िया लगा होगा। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, खूब खुश रहो और थैंक यू। कोई भी डाउट रहा करे कमेंट कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, सर क्या इशू है, क्या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें आपकी देख ली जाएंगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो, थैंक यू।